नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेडोज आईएएस की लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज 1 फरवरी 2026 है और आज के दिन यूनियन बजट आपका इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अभी बजट अभिभाषण चल रहा है, लेकिन आज के इस बजट अभिभाषण को देखा जाए तो इस अभिभाषण ने 75 वर्षों की जो लीगेसी रही है, जो ट्रेडिशन लंबे समय से फॉलो किया जा रहा था, उस ट्रेडिशन को ब्रेक किया है। पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि जो 75 सालों की परंपरा रही है बजट पेश किए जाने की, उस परंपरा को तोड़कर एक नई शुरुआत, एक नया इतिहास देखने को मिला है। वो क्या परिवर्तन किया गया है, क्या क्या चीजें रही हैं, उन चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बजट की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी परिचर्चा करूंगा कि किस प्रकार से बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है, बजट पास करने की क्या प्रक्रिया है, भारत के अंदर संवैधानिक प्रोविजन क्या है, और जो आज के बजट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो बजट का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है, उस चीज को भी इस वीडियो के बाद में, जब आपका बजट स्पीच आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद में एक एनालिसिस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें बताई जाएगी। आज का जो मुद्दा है बहुत ही सिंपल है कि 2026 में 75 साल पुरानी परंपरा का अंत हुआ है। निर्मला सीतारमण का बिग ब्रेक जो कहा जा रहा है वो आपको देखने को मिलेगा और भारत की एक नई आर्थिक दिशा को यहाँ पर जोड़ दिया गया है, एक नए प्रारूप को आपको देखने को मिलेगा। आजादी के बाद में पहली बजट स्पीच है जिस बजट स्पीच के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, या पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि जो पहले हम केवल बजट को सिर्फ अकाउंटिंग के नाम पर देखते थे, वो इस बार आप केवल अकाउंटिंग को ना देखकर एक प्रकार का ये ग्लोबल मैसेजिंग का काम करेगा कि किस प्रकार भारत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हुए अपनी चीजों को परिवर्तित कर रहा है। जो आपने देखा होगा कि इसके पहले जो बजट आपका पेश किया जाता था, बजट अभिभाषण के अंदर बजट को दो पार्ट के अंदर, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट के अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया जाता था। पार्ट ए के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव रहते थे, पार्ट 2 के अंदर ऑब्जेक्टिव रहते थे, लेकिन इस बार वो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। एक नया ड्रास्टिकल चेंज आपको देखने को मिल रहा है। जो ये बदलाव केवल और केवल बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कहीं आगे ले जाकर ग्लोबल मैसेजिंग या ग्लोबल सिनेरियो में भारत की जो आर्थिक संस्कृति है, या आप कह सकते हैं जो आर्थिक स्थिति है, उस चीज को दर्शाने का काम करेगा। और भारत के अंदर जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, उस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल रही है। बजट स्पीच जो होता है बच्चे, ये सिर्फ आंकड़े नहीं होते हैं, ये दुनिया को एक संदेश देने का काम किया जा रहा है इस बार के बजट स्पीच के अंदर। इस बार खबर के बारे में अगर हम बात करें खास क्या है, तो सबसे पहली चीज जो 75 वर्ष पहले से हमारा बजट पेश करने का जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन के अंदर ही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इस बदलाव का प्रमुख कारण क्या है, ऐसा क्यों किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो इसके पीछे की वजह है कि दुनिया को अब हम अपनी इकोनॉमिक मैच्योरिटी दिखाने का प्रयास करेंगे कि भारत अब केवल और केवल पुराने ट्रेडिशन पर चलने वाली एक कंट्री के रूप में या एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं है, बल्कि अब इकोनॉमिक रूप से हम बहुत ही मैच्योर हो चुके हैं। और उस मैच्योरिटी को दिखाने के लिए हमें स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दिखाने की जरूरत है। तो ये जो परिवर्तन किया गया है इस बार बजट के अंदर, वो क्या है, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जो दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये सामान्य बजट पेश करने की जो प्रक्रिया रही है, जो तरीका रहा है, उससे अलग हटकर हम लोगों ने एक बार अनप्रेसिडेंटेड शिफ्ट दिखाने का प्रयास किया है, जो इंडिपेंडेंट इंडिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। ये पहली बार आपको देखने को मिल रहा है। ये परिवर्तन क्या है, किस तरह की चीजें यहाँ पर कही गई हैं, उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम इस चीज में जो परिवर्तन किया गया है, क्या बजट प्रक्रिया जो है, उस बजट प्रक्रिया में संसद के पास में पावर होती है कि क्या वो उसके अंदर परिवर्तन कर सकती है, तो जी बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम अपने संविधान की बात करें, और संविधान का अनुच्छेद 112 ये कहता है कि हम हर वर्ष क्या करेंगे, संसद की पटल के ऊपर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखेंगे, जिसकी अगुवाई कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी अगुवाई की जाएगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अधीन उसकी कैबिनेट के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा, जो सदन की पटल के ऊपर रखा जाएगा। इस बात को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अंदर कहा गया। ठीक है, तो सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो बजट शब्द जो है, उस शब्द का जिक्र आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। वहां पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कही गई।
और जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है तो यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है कि किस प्रकार से बजट को हमें पेश किया जाना है, किस प्रकार से हम बजट को प्रस्तुत करेंगे। वहां पर बस केवल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि पूरे वर्ष के अंदर सदन के अंदर जो भी कार्यवाहियां होंगी देश को संचालित करने के लिए जो स्ट्रेटजीज होंगी उनका डिस्कशन किया जाएगा। तो इस चीज से 3 मायने निकल के आते हैं। सबसे पहला मायने यह है कि ये एक प्रकार के पार्लियामेंट्री अप्रूवल के कॉन्टेक्स्ट से इसको देखा जाता है, जिसके अंदर हम एक वर्ष के अंदर कितना खर्च करने वाले हैं, एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा, हम किस प्रकार के टैक्सेशन को इम्पोज करने वाले हैं, इन सभी चीजों के लिए जो संसदीय मंजूरी की बात होती है उसी का स्वरूप आपको बजट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेंस के बारे में बात की जाती है कि सरकार की ग्रोथ स्ट्रेटजी और रिफॉर्म प्रायोरिटीज क्या होने वाली है। ठीक है, जब हम खर्चे और टैक्सेशन का रिफॉर्म या एक प्रकार का स्वरूप तैयार कर लेते हैं तो इससे हमें क्या मिल जाती है, स्ट्रेटजी मिल जाती है कि आने वाले समय में हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या होगी और हमें किन क्षेत्रों के अंदर रिफॉर्म करने की जरूरत है, हमारे रिफॉर्म प्रायोरिटीज क्या है, उन चीजों के ऊपर इससे हमें एक इनपुट मिलता है और इसी के आधार पर आगे चलकर हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है, जो हमारे नागरिक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए सरकार किस प्रकार से उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, लोगों के अधिकारों को किस प्रकार से मजबूत करेगी, उनके लिए कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उस चीज को कैसे फुलफिल करेगी, इन सारी चीजों का एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखा जाता है बाय द आर्टिकल 112। ठीक है, 112। अब इसी चीज में कुछ परिवर्तन किया गया है जो पुरानी परंपरा रही है अभी तक। ठीक है, जो बजट आपका बजट सत्र के अंदर सदन के अंदर पेश किया जाता है वहां पर बजट के अंदर 2 फॉर्मेट होते हैं, 2 प्रारूप होते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। पार्ट 1 अगर हम बात करें, पार्ट 1 एक प्रकार से बिग पिक्चर को दिखाने का काम करता है कि सरकार के आने वाले समय में उसका विजन क्या है, किन उद्देश्यों को वो प्राप्त करना चाहते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई जा रही है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात की जाती है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट होता है बजट का वो सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। इसमें हम इस चीज का प्रेडिक्शन करते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होने वाली है, हम किस प्रकार से महंगाई या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस प्रकार से होगा, इन सारी चीजों का जिक्र जो है वो बजट के पार्ट 1 के अंदर देखने को मिलता है। इसी बजट के पार्ट 1 के अंदर 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक एनुअल विजन क्या है और दूसरा होता है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है, सरकार किस दिशा में काम करना चाहती है। जैसे अगर आप देखें कि सरकार एक प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर काम करना चाहती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सोसाइटी के वेलफेयर की बात की जा रही है तो वेलफेयर स्कीम की जरूरत पड़ेगी। अगर हम सोशल सेक्टर और सोशल जस्टिस को मजबूत करना चाह रहे हैं, किसानों की आय को दुगना करना चाह रहे हैं, तो इस स्थिति में एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर जो है इस दिशा में हम कैसे काम करेंगे। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, उस बेस को मजबूत, उस आधार को मजबूत करने के ऊपर जोर दिया जाता था पार्ट 1 के अंदर जो बजट के अंदर पेश किया। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम पार्ट 1 को एक शब्द में परिभाषित करना चाहें तो यहाँ पर हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये जो पार्ट 1 होता है ये बेसिकली बजट की फिलॉसफी को दर्शाता है, उसके दृष्टिकोण को दर्शाता है, उस बजट का जो माइक्रो नैरेटिव्स हैं वो किस प्रकार से सेट होंगे, किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उन मुद्दों की परिचर्चा जो है आपको इस पार्ट के अंदर देखने को मिलती थी। पार्ट 2 जो था, पार्ट 2 के अंदर इन सारी चीजों को करने के लिए हम टेक्निकली कैसे काम करेंगे उन टेक्निकल डिटेल्स को यहाँ पर दिया जाता था। ठीक है, अकाउंट और लेजर जो होते हैं उसके बारे में यह हिस्सा जो है टेक्निकल और ड्राई होता था। फोकस इसका मुख्य रूप से टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, इसमें क्या चीजें हम निर्धारित करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, कंटेंट की बात करें तो इसमें आपका इनकम टैक्स स्लैब जो हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, लीगल अमेंडमेंट्स जो हो गए, कंप्लायंसेस रूल जो होते थे, उन सारी चीजों का वर्णन जो है पार्ट बी के अंदर पुरानी परंपरा के अंदर देखा जा रहा था। अभी नए में कुछ परिवर्तन किया गया जिसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हिस्टोरिकली अगर हम आप देखें तो ये कुल मिला के आप कह सकते हैं जो इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म विजन है, उस लॉन्ग टर्म विजन का जिक्र इस चीज के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पर केवल टैक्स वसूले, टैक्स में कमी या अन्य जो डायमेंशन हो सकते हैं
उन्हीं चीजों पे आपको सारी चीजें देखने को मिल रही थी। तो उसी परिवर्तन का स्वरूप इस बार आपको देखने को मिला है कि जो बजट का पार्ट 2 था, ठीक है, इस पार्ट 2 के अंदर कुछ परिवर्तन किया गया है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में क्या क्या परिवर्तन किया गया है उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि 75 साल के इतिहास को बदल दिया गया है। क्या हुआ है 2026 के अंदर बदलाव, एक प्रकार से आप स्ट्रेटेजिक पॉइवेट के रूप में इसे देख सकते हैं। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस बार के बजट में पार्ट 2 के अंदर भारत की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्यूचर, ठीक है, कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्यूचर को पहली बार शामिल किया गया है। अब पार्ट बी के अंदर जहां पर हम केवल डेटा की बात करते थे, उस डेटा से हटकर हम यहाँ पर अपने फ्यूचर रोड मैप, फ्यूचर पॉलिसीज, हमारा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है उस चीज के बारे में हम परिचर्चा करेंगे और दुनिया को इस बात से अवगत कराएंगे कि भारत अब ट्रेडिशनल इकोनॉमी से आगे बढ़कर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सक्षम हो पाया। तो ओल्ड पार्ट क्या था कि सिर्फ टैक्स और प्रोस्पेक्ट के ऊपर परिचर्चा की जा रही थी, प्रपोजल के ऊपर परिचर्चा की जा रही थी कि हम किस प्रकार से चीजों को करेंगे, लेकिन अब इसको डाइवर्सिफाई कर दिया गया। इसमें हम अपने फ्यूचर रोड मैप्स के ऊपर बात करेंगे, पॉलिसी रिफॉर्म के ऊपर बात करेंगे और आगे की जो जर्नी, उस जर्नी का एक खाका आपको देखने को मिलेगा कि भारत अपने आर्थिक स्वरूपों को या जो आर्थिक ब्लूप्रिंट जिसके द्वारा वो आगे के बजट को बना रहा है उसको कैसे प्राप्त करेगा, उस चीज का भी विवरण बजट के अंदर ही पार्ट बी में आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का बजट जो है वो 75 साल के इतिहास को तोड़ते हुए एक नए स्वरूप को धारण कर रहा है। ठीक है, तो बजट को एनुअल फाइनेंशियल सीट से बदलकर अब एक प्रकार से आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट के रूप में उसे दर्शाया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन सकता है क्योंकि बजट की संरचना के अंदर परिवर्तन किया गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बजाय अब इसे हम स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट के रूप में देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले समय में कैसे अपने आप को बदलने वाली है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें एक नजर के अंदर पूरे बदलाव को देखा जाए, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी पार्ट 2 के अंदर वो अब कैसे बदली हुई है 2026 में। तो जहां पर हम पहले टेक्निकल ड्राई या तकनीकी नीरसता के आधार पर केवल डेटा और फैक्ट के ऊपर बात कर रहे थे, वहीं पर अब हम यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एंड विजनरी, ठीक है, रणनीतिक और दूरदर्शिता वाले मामलों को डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है, टैक्स सेंट्रिक पहले हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर हम टैक्स सेंट्रिक से अधिक रिफॉर्म सेंट्रिक होने का प्रयास करेंगे। हमारा फोकस पहले बार पार्ट 2 के अंदर केवल टैक्स इंपोजन या टैक्स के ऊपर फोकस हुआ करता था, लेकिन अब हम सुधारों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। डोमेस्टिक फोकस पहले हुआ करता था कि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को कैसे इंप्रूव करेंगे, लेकिन इस बार के बजट के अंदर पार्ट 2 में हमारा जो फोकस रहेगा वो इंटरनेशनल कंप्लायंसेस के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय नजरिए का विकास आपको देखने को मिलेगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम ग्लोबल बजट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ग्लोबल सिनेरियो में अपने बजट को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस आधार पर अगर हम देखें, जो पार्ट बी हुआ करता था अभी तक वो लिमिटेड विजन के आधार पर था, ठीक है, उसका सीमित दृष्टिकोण था, लेकिन इस बार वो काफी एक्सटेंडेड वर्जन में देखने को मिलेगा। भारत के विस्तृत दृष्टिकोण को दर्शाने का काम किया जा रहा है इस बार के बजट के। ठीक है, एक प्रकार का जब हमने इस बात को अपने बजट के अंदर ग्लोबल सिनेरियो के अंदर हमने शिफ्ट करने का प्रयास किया, तो इसका एक प्रॉपर इंप्लीकेशन निकल कर आता है कि ये जो हमारा बजट है बच्चे, इस बार उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो ग्लोबल स्ट्रेटजीज पर आधारित है। भारत की इकोनॉमी इस वक्त जो है वो आपका कह सकते हैं इन्फ्लेशन पॉइंट पर है। ग्लोबल अनिश्चितता, वार, प्रोटेक्शनिज्म, एआई ने जिस तरह से मार्केट को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है, इन सब के बीच भारत को चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में ग्लोबल सिनेरियो में देखा जा रहा है। बहुत जबरदस्त तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा। जो अभी लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, अमेरिका के द्वारा प्रोटेक्शनिज्म के नाम पर जो लगातार अन्य देशों के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, और आने वाले समय में एआई के द्वारा किस तरह से जॉब सेक्टर को और विभिन्न सेक्टर को जो डिस्टर्ब कर दिया है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए जहां पहले चाइना एक प्रकार का क्या था, एक हब बन गया था मैन्युफैक्चरिंग का, अब उस हब के अलावा भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में दुनिया देख रही है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको लोग बाहर से नजर आपके ऊपर गड़ाए हुए हैं, तब आपकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर अगर बेहतर चेंजेस लाए जाते हैं
तो वो अन्य देशों को आपकी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं और यही आकर्षण आपकी अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। तो ये जो स्ट्रैटेजिक चेंज हुआ है, ग्लोबल शिफ्ट आपको देखने को मिला है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो बजट नैरेटिव को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ में अलाइन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो स्टेबिलिटी है, जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, यह दुनिया को यह बताएगी कि भारत की नीतियां जो है वो और अधिक स्थिर हुई हैं, अनुमानित हो गई हैं और इसके आधार पर भारत के अंदर जो निवेश होगा वो आपका गड़बड़ नहीं हो सकता, नुकसानदेह नहीं होगा। आकर्षित करने का एक प्रयास किया गया है इस बजट स्पीच के अंदर। निवेशकों की नजर से अगर हम बात करें तो जो रेटिंग एजेंसियां हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड रेटिंग एजेंसियां जो होती हैं, जो सॉवरेन फंड्स होते हैं, इनके लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जो रेटिंग एजेंसियां होती हैं, जो सॉवरेन बांड या सॉवरेन एजेंसीज होती हैं, ये दोनों किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक प्रकार के चेकलिस्ट का काम करते हैं। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप उसका फीडबैक देखते हैं, उस पर कितनी रेटिंग दी गई है, किस रेट में उसको बनाया गया है। ऐसा आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो देखते हैं। वैसे ही जब कोई ग्लोबल इन्वेस्टर किसी देश के अंदर इन्वेस्ट करता है तो रेटिंग एजेंसियों के द्वारा उस देश के उद्योगों को, उस देश के अन्य चीजों को किस प्रकार से रेट किया गया, उन चीजों को देखने का काम करते हैं। इन्वेस्टर के लिए एक चेकलिस्ट का काम करेगा और इसमें हम क्या क्या देखते हैं, किसी भी देश के अंदर फिजिकल कंसोलिडेशन, ठीक है, जो राजकोषीय कंसोलिडेशन किया गया है वो किस प्रकार से, क्या सरकार जरूरत से ज्यादा कर्ज तो नहीं ले रही है, और अगर सरकार के पास में जरूरत से ज्यादा कर्ज है तो उसका फिजिकल कंसोलिडेशन क्या है, बिगड़ा हुआ है, और उस देश के अंदर निवेश के पैरामीटर जो होंगे कम हो सकते हैं, तो ये भी एक पैरामीटर देखा जाता है। रिफॉर्म क्रेडिबिलिटी की बात की जाए, क्या रिफॉर्म सिर्फ कागजों के ऊपर देखने को मिलता है या हकीकत में उस देश के अंदर ऐसे रिफॉर्म देखे गए हैं जिसके माध्यम से हम वहां पर एज ऑफ डूइंग बिजनेस और अदर जो पैरामीटर्स होते हैं क्या उनको हम चेकआउट कर सकते हैं या नहीं। तो रिफॉर्म की क्रेडिबिलिटी भी जरूरी है, ठीक है। तो किसी भी देश के अंदर जो निवेशकों के लिए चेकलिस्ट होती है उसमें उस देश का जो फिजिकल कंसोलिडेशन होता है, राजकोषीय स्थिरीकरण जिसे हम बोलते हैं, रिफॉर्म क्रेडिबिलिटी होती है, और मीडियम टर्म ग्रोथ आपका कि आने वाले 5 से 10 सालों में यदि इस देश के अंदर निवेश किया जाएगा तो कुछ फायदा मिलेगा या नहीं। तो इन तीनों पैरामीटर को सेट करने के लिए, इन तीनों चेकलिस्ट में एक बेहतर स्थान बनाए रखने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, हमें अपने आप को अपने पार्ट 2 के अंदर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दिखाने की जरूरत है, जिससे कि हम अपने फ्यूचर विजन को लोगों को समझा सके, रेटिंग एजेंसियां जो है इस चीज का फायदा उठा सके, ग्लोबल इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी है उस चीज का भरोसा दिलाते हुए हम अर्थव्यवस्था को एक नए स्वरूप में विकसित कर पाए। इस बार के बजट के अंदर ये पैरामीटर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पार्ट बी के अंदर इंडल्जेंट किए गए हैं, उनको शामिल किया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। तो ये आपका पार्ट, इसके अंदर ये महत्वपूर्ण चीजें थी। अब यहां से क्या होगा, हम किस लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वो 2047 तक हमारा टारगेट है विकसित भारत का, और इस विकसित भारत की तरफ अगर हम अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। विदाउट एसेट क्रिएशन या विदाउट कैपिटल फॉर्मेशन वी कैन नॉट अचीव द टारगेट ऑफ 2027, ठीक है, डेवलप्ड नेशन का। और उस चीज को हमें प्राप्त करने के लिए हमें अपने फोकस को शिफ्ट करने की जरूरत है। हमारा जो अभी तक शॉर्ट टर्म फैब्रिक्स, ठीक है, जिसे हम रेवड़ी कल्चर बोलते हैं, फ्रीबीज का नाम आपने सुना होगा, चुनाव आया और लगातार सरकारों के द्वारा लोगों को चुनावी वादे किए गए, हम इतना पैसा देंगे, ये करके लोगों के वोट बैंक की जो राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति से शॉर्ट टर्म फ्रीबीज कल्चर से आगे बढ़कर हमें लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले उन सभी चीजों पे काम करने की जरूरत होगी जिससे आने वाले समय में भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप हो सके। और उस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करने के लिए चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे फिशरी सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, या जितने भी आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो सकते हैं, उन सभी चीजों में जो लैक है, जिस वजह से हमारा वो सेक्टर अभी पीछे हुआ है, उस चीज में स्ट्रेटेजिक परिवर्तन करने की जरूरत है।
और इसी आधार पर हम लॉन्ग टर्म विजन 2047 उस चीज को अचीव कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि बजट सिर्फ एक साल का हिसाब ना रहकर बल्कि 2047 तक भारत को डेवलप कंट्री बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट के रूप में हर साल वो अपडेट होते हुए दिखे। तो यहाँ पर इस बार के बजट के अंदर अगर फोकस किया जाए बच्चे, तो इमीडिएट वेलफेयर से ज्यादा हम फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर ज्यादा स्पष्ट तरीके से सेपरेट फॉर्मेट के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और यही शिफ्ट दिखाता है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप हो सकता है। क्या अगर जो ये परिवर्तन किया गया है, आपको हमने पहले ही बताया कि बजट जो है अनुच्छेद 112 के अंदर केवल एक शब्द कहा गया है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर सदन के पटल के ऊपर क्या करेगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करेगा, ठीक है, जो कि एक साल के अंदर आय और व्यय के लेखे जोखे के रूप में जाना जाता है। तो कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 112 बजट के बारे में बात ही नहीं करता, केवल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। तो ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से यह कर पाना संभव है, बजट के अंदर ऐसे परिवर्तन लाने संभव है? जी बिल्कुल संभव है, यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि संविधान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। बजट स्पीच का फॉर्मेट क्या होगा, इस बात को कौन तय करता है? तो जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन होते हैं, जो संसदीय परंपरा है, उस संसदीय परंपरा के द्वारा इस चीज को निर्धारित किया जाता है, ना कि संविधान के माध्यम से। तो जब संसदीय परंपरा का हिस्सा है तो संसदीय प्रारूप के अंदर ऐसा परिवर्तन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनके माध्यम से जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष की परमिशन से ऐसी चीजें बनाई जा सकती है, उसके लिए किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। तो निर्मला सीतारमण जी के पास में स्पीच के स्ट्रक्चर और नरेटिव को पूरी तरह से बदलने की आजादी है, किसी भी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन उनके पास में नहीं है कि यदि वो अपने नरेटिव और स्पीच के अंदर कुछ परिवर्तन करना चाहे तो संविधान उनको रोक सकता है। संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। बजट की प्रक्रिया ये फाइनेंशियल जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन होता है, संसदीय परंपरा का हिस्सा मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके हम थियोरेटिकल पार्ट को बात करेंगे। अगर हम बात करें इतिहास की, बजट के इतिहास की, तो ये आपका 1947 से अब तक यही प्रक्रिया चली आ रही थी, जहां पर एक आपका पार्ट ए होगा जहां पर नरेटिव्स को बताया जाएगा, और पार्ट बी के अंदर उसके डेटा के बारे में बात की जा रही थी। वो परिवर्तन करके 2026 के अंदर पहला डिपार्चर आपको देखने को मिल रहा है। पहला बजट 1947 के अंदर किसके द्वारा, आजाद भारत का पहला बजट जो है आर के शनमुखन चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था, और इसमें भी बजट के वही फॉर्मेट पार्ट ए पार्ट बी के फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट किया गया था। उसके बाद में ये प्रक्रिया लगातार चलती आई है, बहुत सारे परिवर्तन भी हुए। एलपीजी रिफॉर्म की बात करें, एलपीजी रिफॉर्म आने के बाद भी बजट के इस स्वरूप के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं मिला। उसके बाद में जब जीएसटी एरा की शुरुआत हुई, जीएसटी एरा की शुरुआत के बाद भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो 2026 वह ईयर है जब बजट स्पीच की जो लिगेसी है उसके अंदर लगा बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिला। लेकिन इस परिवर्तन को, जैसा कि हमने आपको बताया, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर की जो चेकलिस्ट होती है, उन चेकलिस्ट में एक चीज आपको बताया गया कि भाई ये सारे जो रिफॉर्म किए जा रहे हैं, रिफॉर्म क्रेडिबिलिटी जो है ये वास्तव में है बस या कागज पे इसको किया जा रहा है। तो इस चीज को हमें देखने की जरूरत है, क्या स्पीच रिफॉर्म ही सब कुछ है, या पॉलिसी, या जो फ्रीबीज की जो पॉलिसी सरकार के द्वारा अपनाई जाती है या विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपनाई जाती है। इस कंडीशन में हम एक इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश कर पाएंगे जिससे कि हम जो रिफॉर्म क्रेडिबिलिटी है इसको इंश्योर कर पाएं, और इस इंश्योरिटी के आधार पर ग्लोबल इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, उसके पीछे की वजह। तो यहाँ पर जो शंकाएं, वो सबसे पहली शंका यही है कि स्पीच वर्सेस एक्शन, रिफॉर्म की बातें करना आसान है, लेकिन जो फ्रीबीज की पॉलिसी है अगर हम इसको रोक पाएंगे तभी हम लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन के ऊपर काम कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर मान के चलिए कि अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर चुनाव होने वाला है, और सरकार के द्वारा फ्रीबीज के नाम पर बहुत सारी योजनाएं, लोगों को लोक लुभावन वादे जो है वो अगर कर दिए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सरकार का पैसा इन चीजों पे खर्च होगा, तो हम लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन के ऊपर काम कैसे कर पाएंगे। और जब तक सरकार के द्वारा लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन पे काम नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, और उसके बाद में एज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सारे
चीजों को जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे इन सच सर्कमस्टेंसेस हाउ वी कैन अचीव अवर टारगेट बाय द 2047। ठीक है, तो इस चीज में हमें इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत रहेगी, या एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है कि स्पेस तो ठीक है, इसको हमें एक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। इलेक्शन साइकिल्स जो है ये लगातार चलते रहे, चुनाव आते ही राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें हमेशा अपना जो लॉन्ग टर्म फोकस होता है उसको खो देती हैं, और उनका सिंपल सा मतलब रहता है कि हम पैसे बांटें, सरकार अपनी बनाए, उसके लिए जो भी प्रयास करना हो उस चीज को करके। तो हमेशा लगातार चुनाव होना ये भी जो सरकार का लॉन्ग टर्म विजन होता है उससे इनको भ्रमित करने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की जा रही है वो भी एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है। रामनाथ कोविंद के द्वारा जो टीम बनाई गई थी उसमें वो रिकमेंडेशन को मान लिया गया, तो अगर वो सारी चीजें हो जाएंगी तो ग्रोथ का जो पैरामीटर है वो और मजबूत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे नोट्स इकट्ठा किए गए, टैक्स का सही उपयोग, एसेट क्रिएशन होना चाहिए, चुनावी वादों पर इसका एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है, इस चीज के ऊपर रोक लगना चाहिए। तो इन सारे चीजों को करने के बाद ही हम अपने उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, यूपीएससी स्टूडेंट के लिए बताया गया क्वेश्चन मनी बिल क्या होता है बजट में, लोकसभा राज्यसभा के प्रक्रिया के अंदर क्या अंतर होता है। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको समझना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किस चीज की, जरूरत पड़ेगी भारत के संसद के अंदर बजट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, जो सोर्सेस है आपका लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, उसके आधार पर इस कन्वेंशन को आपको बनाया गया है। जो आपकी प्रीवियस क्लासेस हुई है उन क्लासेस के दौरान हमने इन सारी चीजों को आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया भी था कि किस प्रकार से बजट के फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, उन सारे डायमेंशन को बताया गया। ठीक है, अगर हम बात करें संविधान में बजट शब्द नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का बात किया गया है अनुच्छेद 112 के अंदर। ठीक है, इस चीज में ये बताया गया कि प्रेसिडेंट कॉज टू इट लेड बिफोर पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत करवाया जाएगा। इसके अलावा बजट से संबंधित दो आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 265 और आर्टिकल 266। आर्टिकल 265 कहता है कि नो टैक्स शैल बी लाइव और आर कलेक्ट एक्सपेक्टेड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, कानून के अधिकार के बिना कोई कर लागू नहीं होगा, और किसी भी प्रकार के कर को इम्पोज करने के लिए, लागू करने के लिए जो अंतिम शक्ति होती है किसके पास होगी, तो आपके पार्लियामेंट के पास में होगी, संसद के पास में होगी। संसद बाय द मेकिंग ऑफ लॉ दे कैन इम्पोज काइंड ऑफ टैक्स। ठीक है, उन टैक्सेस को इम्पोज करने की पावर आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा आर्टिकल कहता है आर्टिकल 266, नो एक्सपेंडिचर कैन बी ठीक है इंक्लूडेड विद लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। विधायिका के प्राधिकरण के बिना कोई भी व्यय संभव नहीं है। और आपको बताया गया था कि संविधान के अंदर इस बात के ऊपर फोकस किया गया है कि सरकार के जितने खाते होते हैं, ठीक है, चाहे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें, कंटिजेंसी फंड की बात की जाए, या वोट एंड अकाउंट की बात की जाए, ये जो तीन अकाउंट होते हैं सरकार के, इन तीनों अकाउंट से पैसे निकालने की जो पावर है, ठीक है, पैसा खर्च करने की जो शक्ति है वो किसमें निहित है, तो वो आपकी विधायिका के पास में निहित है। विधायिका के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा बिना बजट के बिना मतलब इसको पारित करवाए हम पैसे वहां से खर्च नहीं कर सकते। इट मींस जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, यहाँ से पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक हो जाती है। तो बजट के लिए ये तीन आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, भारत के अंदर जो निधियां, जो पैसे होते हैं, उनके प्रकार क्या है। इस चीज को जब समझ लेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। पहला आपका होता है भारत का संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो मेंशन किया गया है अनुच्छेद 266 ए के अंदर, ठीक है, पार्ट 1। ये जितने भी लोन राइज किए जाते हैं सरकार के द्वारा, जो भी ट्रेजरी बिल आता है, एंड लोन फ्रॉम द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन फ्लोज हियर। ठीक है, सरकार के पास जितना पैसा आता है, चाहे उसने पैसा कर्ज लिया हो, जितना भी ट्रेजरी बिल से पैसा आता है, या किसी भी विदेशी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सरकार ने पैसे लिए हैं, वो सभी चीजें यहाँ पर इकट्ठा होती हैं। गवर्नमेंट नीड पार्लियामेंट्री कंसेंट टू विड्रॉ मनी, और इस खाते से, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इस खाते से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट्री कंसेंट जरूरी होती है सरकार को। ठीक है,
संसद की अनुमति से ही या संसद की सहमति की आवश्यकता होती है इसमें से एक पैसा खर्च करने के लिए। दूसरा होता है आपका भारत के लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, दैट वाज मेंशन इन आर्टिकल 266 क्लॉज 2। ये बात करता है कि ट्रांजेक्शन वेयर द गवर्नमेंट एक्ट एज अ बैंकर, प्रोवाइडेड फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड जितने भी आपके होते हैं, जितनी भी आपकी सेविंग्स होती है, इन सारी चीजों का, जितने भी आपके ईपीएफओ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ईपीएफओ के माध्यम से जो भी आपके प्रोविडेंट फंड होते हैं, जो लोगों की सेविंग्स होती है, उन सारी चीजों को यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इसमें पैसे को खर्च करने के लिए या इसमें से पैसा निकालने के लिए हमें किसी भी प्रकार के पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। संसद की सहमति के बिना इसमें से पैसा निकाला जा सकता है। और उसके बाद में एक होता है आपका आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 267 के अंदर किया गया है, हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द इमरजेंसी एंड डिजास्टर्स कंडीशन। अगर मान के चलिए भारत के अंदर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, संकट की स्थिति, प्राकृतिक आपदा की स्थिति, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास में पावर होती है कि यहाँ से पैसा निकाल सकता है। तो इन 3 अकाउंट के आधार पर जो सरकार का बजट बनता है, उस बजट का स्वरूप कुछ इस प्रकार से होता है। सरकार की बजट की बात की जाए तो ये 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। बजट के 2 प्रारूप होते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू बजट और एक दूसरा होता है आपका कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट को राजस्व बजट कहा जाता है और कैपिटल बजट को पूंजीगत बजट कहते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय तथा राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय होता है, और दूसरे के अंदर राजस्व पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय आपको देखने को मिले, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रेसिप्ट बोला जाता है इस पार्ट को, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है, यानी कि सरकार के पास में जो आय आ रही है, ठीक है, किसके माध्यम से, रेवेन्यू के रूप में, उस चीज को हम यहाँ पर इसके अंदर रखते हैं, जहां पर आपके कर आते हैं और गैर कर राजस्व, 2 चीजें, ठीक है। कर के अंदर आपके डायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इसके अंदर भी आते हैं। साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है, जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो डिविडेंड मिलता है, उन सारी चीजों को गैर कर राजस्व के अंदर रखा जाता है। जबकि दूसरा पार्ट जो होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन की जो बात की जा रही है, वो पूंजीगत बजट का हिस्सा है। कहने का मतलब जो लोन और डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने किसी भी चीज को बेचकर लोन लिया है, या किसी भी जो पीएसयूज होते हैं, उन पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेचकर डिसइन्वेस्टमेंट करके जो पैसा आता है, वो पूंजी, यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा अपनी पूंजी को बेचकर जो आय प्राप्त की गई हो, उसे हम पूंजीगत प्राप्ति के रूप में रखते हैं। और इस पूंजीगत आय से सरकार के द्वारा लॉन्ग टर्म रीपेएबल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए, ठीक है, यानी कि नई पूंजी का निर्माण करने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जाता है, उस चीज को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट है जिसके बारे में आपको विस्तृत तरीके से समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, संसद के अंदर बजट जो पेश किया जाता है, उसका स्वरूप क्या होता है, तो आपको क्लास के दौरान हमने बताया था कि संसद के अंदर बजट पेश करने की जो प्रक्रिया होती है, वो 6 चरणों के अंदर देखने को मिलती है। जैसे आज आपने देखा बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ, इसका मतलब कि बजट आज ही पास नहीं हुआ, यहाँ पर केवल बजट के ऊपर अभिव्यक्ति की गई है, उसका बजट का अभिभाषण हुआ है। अभिभाषण के बाद में अब ये जो बजट है बच्चे, ये अपने दूसरे चरण के अंदर जाएगा, जिसे हम बोलते हैं जनरल डिस्कशन ऑन बजट, ठीक है। बजट के ऊपर आम परिचर्चा, आम परिचर्चा के बाद में बजट अपने तीसरे चरण के अंदर जाएगा। जितने भी विभाग के लिए जो भी पैसा अलॉट किया गया है, जो भी चीजें बताई गई हैं, उन सबको विभिन्न विभागों के पास में भेजा जाएगा, और उन विभागों के द्वारा जो विभागीय समितियां हैं, उन विभागीय समितियों के द्वारा इसकी स्क्रूटनी की जाएगी, और स्क्रूटनी करने के बाद में, जांच करने के बाद में, फिर जो इसके अनुदान की मांगे हैं, उन अनुदान की मांगों के ऊपर वोटिंग की जाएगी। ये चौथा चरण होगा। और चौथे चरण के बाद में एप्रोप्रिएट बिल, ठीक है, विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा, और विनियोग विधेयक पारित होने के बाद में वित्त विधेयक पारित करके इन सारे पैसों को अलग अलग डिपार्टमेंट के पास में भेजा जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लगभग 2 महीने का समय आपका लगता है, ठीक है। 2 महीने या आप कह सकते हैं 6 से 7 सप्ताह का समय लगता है इस पूरी बजट प्रक्रिया के दौरान, और तब वित्त विधेयक के पारित होने के साथ ही ये अंतिम रूप से
अलॉट किया जाता है। बजट की 6 चरणों की प्रक्रिया के अंदर हम बात करें तो पहला जो हमने आपको बताया बजट की प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन होता है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है लोकसभा के अंदर 1 फरवरी को, जो आज आपको देखने को मिलता है। इट इज प्रेजेंटेड इन 2 or more पार्ट्स। जैसे हमने आपको बताया कि जो प्रस्तुति की जाती है उसमें इसे 2 पार्ट के अंदर बताया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। और इस बार का जो पार्ट बी है उसमें एक नया परिवर्तन किया गया है, जिसके लिए ये वीडियो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर केवल और केवल स्पीच की जाती है, स्पीच पे बात होती है। नो डिस्कशन ऑन द सेम डे, यानी कि इस दिन केवल बजट अभिभाषण होगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की परिचर्चा नहीं होगी। बजट अभिभाषण होने के बाद यानी 3-4 तारीख को, 3 से 4 फरवरी के टाइम पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बजट के ऊपर आम परिचर्चा होगी। स्टार्टेड फ्यू डे लेटर, बोथ द हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा शामिल होते हैं और ये डिस्कशन जो होता है 3-4 दिन तक चलता है। इसके अंदर केवल परिचर्चा होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कटौती प्रस्ताव यहाँ पर इम्पोज नहीं किया जाएगा, कोई भी कट मोशन यहाँ पर नहीं आती, केवल बजट के ऊपर परिचर्चा होती है, आम परिचर्चा, जहां पर पूरा सदन मिलकर एक एक प्रोविजन के ऊपर बात करता है, देखता है कि क्या चीजें हों। और उसके बाद में आपका सत्रावसान होता है, रेस्ट पीरियड आता है, रिसेस पीरियड आता है, और जो बजट के अंदर डिस्कशन किया गया था उस डिस्कशन को भेजा जाता है विभिन्न विभागीय समितियों के पास। इसके लिए 3 से 4 सप्ताह निर्धारित होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो 24 डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटीज हैं, 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं, उन 24 विभागीय समितियों के पास में बजट का ये जो बंडल है भेजा जाएगा। वहां पर उन सभी समितियों के पास द्वारा इसकी जांच की जाएगी। इनका टास्क क्या रहेगा कि एग्जामिन करेंगे, डिस्कस करेंगे जो डिमांड और जो ग्रांट है, यानी कि मान चलिए कि रेलवे के लिए सरकार के द्वारा जो बजट पास किया गया है उस बजट में कितना उसका रेलेवेंस है, कितना रेलेवेंस नहीं है, सरकार कहीं किसी भावना में बहकर तो ऐसा निर्णय नहीं ली है। इन सारी चीजों की जांच होगी, डिमांड और ग्रांट को देखा जाएगा, उसके रिलेटेड मिनिस्टर्स के साथ में उसके डिटेल के ऊपर परिचर्चा होगी और लास्ट में इस विभागीय समिति के द्वारा बजट का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, जिसे हम प्रिपेयर रिपोर्ट इसके द्वारा बनाई जाएगी और वो प्रिपेयर्ड रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट को सदन के अंदर लास्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। भाई हमने इन सारी चीजों की जांच करके ये सुधार करके ये चीजें इसमें ऐड करके फाइनल अप्रूवल बना दिया है। अब आपका ये जो बजट है चुनाव करवाने के लिए, वोटिंग करवाने के लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो विभागीय चरण जो होता है सबसे महत्वपूर्ण चरण आपका कौन होता है, विभागीय चरण होता है बजट प्रक्रिया के अंदर। फिर बजट जो है चौथे चरण के अंदर एंटर करता है, जहां पर अनुदान की मांगों के ऊपर मतदान की प्रक्रिया होती है। अनुदान की मांगों के ऊपर जो मतदान की प्रक्रिया होती है ये आपकी लोकसभा के अंदर होगी, ना कि राज्यसभा के अंदर। कई बार यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है, मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के अंदर, पीटी के अंदर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है जो एक्सक्लूसिव पावर ओनली लोकसभा के पास में, राज्यसभा कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ पावर टू वोट ऑन द फाइनल अप्रूव्ड जो आपका बजट होता है। मिनिस्ट्री वाइज डिमांड को प्रेजेंट किया जाएगा और मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री उन चीजों को चेकआउट करेंगे, उसके ऊपर लगातार वोटिंग होगी और वोटिंग करके एक एक चीज पास करते हुए चली जाएगी। आउटकम क्या निकलेगा, वंस अ डिमांड इज वोटेड इट्स बिकम ग्रांट। ठीक है, तो डिमांड और ग्रांट के बीच में सिंपल सा मतलब है, डिमांड क्या हो गया कि बजट के प्रस्तुत करने के बाद जब कोई डिमांड कमेटी स्टेज के अंदर जाती है तो कमेटी उस पर जांच करके जो फाइनल अप्रूवल देती है, उस फाइनल अप्रूवल को हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। और जब डिमांड के ऊपर वोटिंग हो जाती है, वोटिंग के पास हो जाने के बाद में, वोट के माध्यम से जब उसको पास कर दिया जाता है तो वो ग्रांट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अनुदान के रूप में जब परिवर्तित हो जाता है, अनुदान के अंदर भी यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। वोटिंग इज ओनली ऑन द वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, वोटिंग जो होगी, जिस चीज के ऊपर वोट किया जा सकता है उसी पार्ट के ऊपर ही वोटिंग होगी। एक्सपेंडिचर की बात करें तो चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड इज डिस्कस बट नॉट वोटेड ऑन। और वैसे जितने भी आपके प्रोविजन होते हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के माध्यम से चार्ज किए जाते हैं, यानी पैसा वहां से निकाला जाता है, तो ऐसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के ऊपर किसी भी प्रकार की वोटिंग
नहीं होती है। जो प्रोविजन यहाँ पर बनाए गए, जो डिमांड बनाई गई है, उन डिमांड को ग्रांट में कन्वर्ट करने के लिए वोटिंग होती है, ना कि हम अप्रोप्रिएट बिल ला रहे हैं, ना ही हम फाइनेंस बिल ला रहे हैं। यहाँ पर केवल अनुदान की जो मांगे, ठीक है, जो डिमांड की गई, उस डिमांड की स्वीकृति अभी की जाएगी और कोई चीज यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो ये बजट का चौथा चरण होगा। चौथे चरण के दौरान कुछ कई बार आपको देखने को मिलेंगे कट मोशन भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे नीतिगत कटौती होती है, आर्थिक कटौती होती है और सांकेतिक कटौती। जो नीतिगत कटौती होती है, नीतिगत कटौती का मतलब कि सरकार के द्वारा कोई भी बजट में बात कही गई है, और क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल यहाँ पर शामिल होते हैं, किसी एक दल की तो प्रक्रिया है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में जो दूसरा दल हो सकता है या जो अपोजिशन हो सकता है, अपोजिशन उससे डिसएग्री भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में अपने डिसअप्रूवल को दर्शाने के लिए, ठीक है, अपने डिसअप्रूवल को दर्शाने के लिए डिमांड में से 1 रुपए घटाने की बात करता है कि भाई जो डिमांड जैसे फला कह दिया गया कि 20,000 करोड़ रुपए फलाने डिपार्टमेंट के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हम 1 रुपए कम करने की बात करते हैं। दिस मेक्स अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी। और ये डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी क्यों की गई है कि जो आपका अपोजिशन है या कोई भी आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस नीति से खुश नहीं है, इसलिए उस पर नीतिगत कटौती या पॉलिसी कट लाने का प्रयास करता है। और इसी चीज को हम पार्लियामेंट के अंदर कट मोशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है बच्चे? कट मोशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दूसरी होती है इकोनॉमिक कटौती, स्पेंडिंग अफेक्ट इकोनॉमी। मान के चलिए सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो लोगों को पैसा आ रहा है ना, सरकार तो मशीन से छाप के, आरबीआई उसको सब छाप कर देती है, वो भी इसके लिए नॉर्म सेट है। तो ऐसी कंडीशन में लोगों के पैसे को हम गलत तरीके से खर्च ना करें। जैसे मान चलिए किसी डिपार्टमेंट के लिए 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, सरकार भावनाओं में बहकर उसमें 3,000 करोड़ रुपए क्या करती है? अप्रूव्ड करती है। तो ऐसी कंडीशन में ये 2,000 करोड़ रुपए जो है ये गलत तरीके से खर्च हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इकोनॉमिक कटौती, जिससे कि स्पेंडिंग को जो है वो इकोनॉमी को अफेक्ट ना कर सके, तो डिमांड को रिड्यूस किया जाता है बाय द स्पेसिफिक लमसम अमाउंट के माध्यम से, ठीक है। कह दिया गया भाई कि इसमें इतना है, इसमें आप इसको 150 करोड़ रुपए कर लीजिए 1500 करोड़ रुपए के लिए। तो ये कटौती प्रस्ताव के अंदर आर्थिक कटौती आती है। और तीसरा आता है सांकेतिक कटौती, सिग्निफिकेंस या ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के रूप में आप कह सकते हैं कि यदि सरकार के उस काम से लोग खुश नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर डिसअप्रूवमेंट का मतलब अलग होता है और ग्रीवांस का मतलब अलग होता है। ग्रीवांस एक प्रकार से ऑब्लिगेशन होता है सरकार के ऊपर, सरकार को रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि इस मांग से 100 रुपए कम करने की बात कही जाएगी, भाई जो बजट आपने प्रस्तुत किया उसमें से 100 रुपए कम कर दीजिए। तो एक प्रकार से हम इसे टोकन कट के नाम से जानते हैं। तो ये कटौती प्रस्ताव कब पेश किया जाता है? तो बजट प्रक्रिया के अंदर जब चौथे चरण के अंदर हम एंटर करते हैं, फोर्थ कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं? अप्रोप्रिएशन बिल और वोट ऑन अकाउंट। ये क्या होता है बच्चे? तो एक प्रकार का लीगल रूल है। नो मनी कैन बी विथड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया exempted by the appropriation of the law, ठीक है, एक्सेप्ट बाय द अप्रोप्रिएशन बाय द, यानी कि जो सरकार का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से कोई भी पैसा यूं ही नहीं निकाला जा सकता। कोई भी कितनी भी पावर लगा ले, केवल और केवल पैसा निकाला जाएगा। तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल लाया है, ठीक है, और उसी अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से पैसा निकाला जा सकता है। तो फंक्शन क्या होगा? legislate without of grant vote of the लोक सभा एंड चार्ज बाय द एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा कि यहाँ से सारी चीजें को निकालेंगे और उसके माध्यम से उसको चार्ज करके, ठीक है, कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल के उसको खर्च किया जाएगा। और इस दौरान जैसे 1 फरवरी आज है और 1 फरवरी से लेके बजट पास होने तक आप मान चलिए कि अप्रैल का समय आपका लग जाएगा। तो इस दौरान लगभग फरवरी मार्च आप मान लीजिए 2 महीने के टाइम में जो खर्चा है सरकार का वो कैसे चलेगा, क्योंकि बजट अभी पारित नहीं हुआ है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा बिना अप्रोप्रिएशन बिल के नहीं लाया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में लाया जाता है लेखा अनुदान, जिसे हम क्या बोलते हैं? वोट ऑन अकाउंट। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को टू स्पेंड मनी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली दिस टेक टू 2 मंथ फॉर द until budget is
नॉट पास द पार्लियामेंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि इन 2 महीनों के दौरान जितना भी पैसा सरकार को रिक्वायर्ड है इस शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, सरकार टोटल बजट का, ठीक है, टोटल जितना बजट अप्रोप्रिएशन में लाया गया है उसका 1/6, ठीक है, 1/6वां भाग जो है वोट एंड अकाउंट के माध्यम से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालकर खर्च करती रहेगी। बाकी रिमेनिंग चीजों के ऊपर वोट, जब बजट आपका पास हो जाएगा तब उसके बाद में इस प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेशन किया जाएगा। तो जब कोई भी अप्रोप्रिएशन बिल फाइनलाइज हो जाता है, आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल, तब हम किस चीज को करते हैं, वित्त विधेयक को, ठीक है, फाइनेंस जो आपका बिल होता है, फाइनेंशियल बिल जो होते हैं, ठीक है, उस चीज को लाया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है, जो कंसर्न विद द रेवेन्यू साइड ऑफ द टैक्सेशन, ठीक है। स्कोप क्या होता है, प्रपोजल फॉर द इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन है, रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस। इस चीज के लिए टाइमलाइन की बात की जाए तो मस्ट बी पास्ड विद इन द 75 डेज ऑफ द इंट्रोडक्शन, एंड कंक्लूजन की बात करें तो ओनली आफ्टर द बिल इज पास्ड इज द बजट प्रोसेस फॉर्मली कंप्लीटेड। तो जब अप्रोप्रिएशन बिल के बाद में जब आपके वित्त विधेयक आते हैं, उन वित्त विधेयकों को फाइनल जब फाइनली वो पास कर दिया जाता है, तब इस प्रक्रिया को माना जाता है कि यह अब कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी चीज आपको समझने का प्रयास करेंगे, तो जो बजट की प्रक्रिया है जिसके अंदर 6 चरण आपको देखने को मिल रहे हैं, ये तो बजट की प्रक्रिया हो गई, लेकिन इस बजट के अंदर जो छठा चरण है जहां पर कहा जा रहा है कि वित्त विधेयक पारित होगा, क्या होगा बच्चे, वित्त विधेयक पारित होगा। अब इस वित्त विधेयक के रूप में अगर हम देखें तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का विधेयक हो, और अब यहाँ इस विधेयक के बाद जितनी भी प्रक्रिया होगी वो विधेयक के पास करने की प्रक्रिया के माध्यम से होगी, ठीक है। यानी कि बजट के छठे चरण से फिर विधेयक की प्रक्रिया आगे स्टार्ट होती है, और इस विधेयक की प्रक्रिया के अंदर हमने आपको बताया था ये 2 चरणों में चलती है। जैसे आपने देखा राज्यसभा और आपका दूसरा लोकसभा। तो कोई भी बिल जो आपका वित्त विधेयक है बेसिकली ये आपका लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद में ये वित्त विधेयक 3 चरणों से होकर गुजरेगा। 3 चरणों से होकर गुजरने का मतलब कि पहले फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकेंड रीडिंग होगी कम्युनिटी स्टेट के फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद में यह आपका कमेटी स्टेट में जाएगा, फाइनल अप्रूवल यहाँ पर निकाला जाएगा, वोटिंग होगी, ठीक है। पहले चरण में उसको पढ़ा जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव को बताया जाएगा, फिर जांच होगी, जांच होने के बाद में फाइनल वोटिंग के बाद में उस मतलब उस सदन से उसको पास माना जाएगा। उस सदन में पास होने के बाद में उसको पुनः भेजा जाएगा राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के पास में जो फाइनेंस बिल होता है उसमें लिमिटेड पावर होती है, उसको उनको अप्रूव करके जल्दी ही देना पड़ेगा, और यहां से देने के बाद में फिर ये राष्ट्रपति के पास में जाएगा। राष्ट्रपति के पास में वीटो पावर होती है, लेकिन फाइनेंस बिल के कॉन्टेक्स्ट में उनके पास में वीटो पावर का अभाव होता है, तो यहाँ से राष्ट्रपति उस चीज को पारित करेगा, और पारित करने के बाद में फिर वो वित्त विधेयक आपका फाइनली अप्रूव होने के बाद में राष्ट्रपति से जब अप्रूव होके आएगा, तो ऐसी स्थिति में आपका बजट जो है, बजट की जो प्रक्रिया है वो फाइनल अप्रूव मानी जाएगी, और इस तरह से बजट पूरी तरह से कंप्लीट प्रोसेस के अंदर गुजरता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान अगर देखें तो 3 महीने का समय लगभग लग जाता है। तो आज जो बजट का प्रस्तुतिकरण किया गया है वो सारी चीजें, तो बजट की थियरी के बारे में हमने बात की। अन्य विधायी शक्तियों के संसद की अन्य शक्तियों में हमने बताया कि लेजिस्लेटिव पावर होती है मेकिंग नेसेसरी लॉज एंड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस टैक्सेस, वेरियस काइंड ऑफ रिफॉर्म एंड वेरियस काइंड ऑफ अदर tax imposition in the process of making of Indian constitution for the tax implication. So these kind of problems related to the legislative power of the parliament that can ensure the making necessary laws for the proper implementation of budget and amending the constitutional procedure. ठीक है। Second power in context to, you can say that the budget procedure it can impose and implement the Article 61 for the impeachment of the presidential power, removal of Supreme Court judges and removal of vice president, ठीक है। These kind of other essential powers of the parliament that can beyond the legacy of the implementation of the budget and various kind of other thing, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। बजट के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट के ऊपर हमने बात की। बजट इस बात का खास क्यों है इसके बारे में बात की। अब हम बजट जो आपका क्लियर हुआ है, इस बजट के अंदर
जो महत्वपूर्ण प्रोविजन किए गए हैं उन महत्वपूर्ण प्रोविजन को हम यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे, उसको देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरे बजट का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपके लिए दिया जाएगा, जो कि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा कि कैसे किस प्रोविजन को कहां पर ऐड किया गया है, जिसके माध्यम से आप बेहतर तरीके से अपनी बातों को समझ पाएंगे, अपने परीक्षा के लिए इस चीज का उपयोग कर पाएंगे। और उसके बाद में बहुत जल्द क्रेडोज आईएएस के ऊपर आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे का कंप्लीट एनालिसिस आपको दिया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे को इसलिए हमने अभी नहीं शुरू किया था कि बजट आ जाने के बाद में बजट के प्रोविजन के साथ में उसको हम ऐड करते हुए चलेंगे कि बजट में जो बातें कही गई हैं, जो फ्यूचर और रिसेंट बातें कही गई हैं, उन सारी चीजों के साथ में ऐड करके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन आपको 10 से 12 वीडियो के अंदर दे दिया जाए, जिससे बजट और इकोनॉमिक सर्वे इन दोनों चीजों को आप आसानी से समझ सके और एक बेहतर तैयारी कर सके। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए क्रेडोज आईएएस के साथ, देखते रहिए क्रेडोज द लर्निंग। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।